Hello student, today we are beginning with the chapter number 4, that is forms of business organization 1. We can say that chapter this chapter there is no deduction. यानी इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं दिया गया है। जितने भी कंसेप्ट है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, ओके, देन जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, 6 कंसेप्ट है। इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट हमको पढ़ने हैं बिकॉज इंटायर चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस and no deduction is been there in chapter number 4, that is forms of business organization 1. ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आपको तो पता है दो सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या है? प्राइवेटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल। और पब्लिक सेक्टर में मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जॉइंटली और इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की बात होगी। अब हम इसके अंदर से प्राइवेट सेक्टर के हमने इस पर प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज ओन्ड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज। These private sectors enterprises are mostly categorized by a certain common characteristics like private initiative, profit, motive, ownership and management in the private hands. Nowadays, private sector in the form of a corporate industrial unit are normally owned by the shareholders and managed by the professional managers, whereas they are not only guided by the profit motive but also expansion, consolidation, arousing social consciousness, social responsibility, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस द्वारा मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर मोस्टली किन बारे में कैटेगराइज किया जाता है? प्राइवेट इनिशिएटिव के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, मोटिव के बारे में, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना वो प्राइवेट में सेक्टर में कुछ लोगों के हाथ में होती है। इनिशिएटिव लेना, बिजनेस का आइडिया लेके आके उसके ऊपर काम करना, प्रॉफिट कमा के लेना, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्राइवेट सेक्टर का। क्या मोटिव है उस बिज़नेस का। ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथ में है? ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग है, लेकिन कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ में ओनरशिप मैनेजमेंट एक ही के हाथ में। और जब हम फर्दर पढ़ेंगे ना तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या है? फॉर्म ऑफ कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल यूनिट। आज तो प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है कि वो प्राइवेट एंटिटीज़ में भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की जैसे ऑपरेट कर सकता है। जैसे टाटा ग्रुप के टाटा कंपनीज़ हो गए, रिलायंस की कंपनीज़ हो गए, ठीक है ना, आदित्य बिरला के कंपनी हो गए, अडानी की कंपनी हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या होता है? शेयर होल्डर्स ओनर हो जाते हैं और मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स संभालते हैं। इसके लिए कॉरपोरेट एंटिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग चीज़ें और ये दो अलग अलग लोगों के हाथ में चलती रहती है। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, जैसे एक्सपेंशन। प्राइवेट सेक्टर अपने आप को बहुत जल्दी एक्सपैंड कर लेता है। कंसोलिडेशन, अराउजिंग सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल कॉज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें वो करना शुरू कर दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसकी है वो फुलफ़िल करना स्टार्ट किया उसने। सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और मोटिव्स चलाता है। बहुत सारे एनजीओज़ को डोनेशन देता है, खुद भी एज एन एनजीओ वो काम करता है। तो बोल सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्राइजेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीनिंग की तरफ। यहाँ पर देखिए, प्राइवेट सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज़ रन बाय द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। ये प्राइवेट सेक्टर हमारे इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो ही बिजनेस। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप्स है ये देखिए। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोल सकते हैं। दूसरा है पार्टनरशिप। तीसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली, JHF भी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और लास्ट
और सबसे बड़ा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी कैन बी विटनेस फ्रॉम द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ इंडियन BPO, सॉफ्टवेयर कंपनी, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज companies. The manufacturing industry of India is flooded with the private Indian companies. In fact, they dominate the said industry. अगर हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं कुछ कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इंडिया एक बड़ा डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का। यहाँ पर दूसरे कंट्री से काम इंडिया में आते हैं और इंडियंस उनको कंप्लीट करके देते हैं। सॉफ्टवेयर में इंडिया सबसे आगे है। प्राइवेट बैंक्स में इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल कंपनीज अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा इंडिया में लोकेटेड है। इसके लिए अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कवर द सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रो फूड, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट वर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल मतलब कार, बाइक वगैरह नॉन जितनी भी गाड़ियाँ बनती है। केमिकल्स तो आपको पता है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, एग्रो फूड, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड फूड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्राइवेट सेक्टर्स का होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ वी कैन से पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न या इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोला गया हो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बोला गया हो, ठीक है ना। सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप इट्स वन एंड द सेम, अलग अलग नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बजाय सोल ट्रेडिंग कंसर्न लिखा हुआ है तो भी आपको वही आंसर लिखना है, या सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा हुआ है तो भी आपको वही लिखना है। ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये ध्यान में देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. It began from sole trading concern. Sole proprietorship is the oldest and the simplest form of organization. चाहे अगर हम हिस्ट्री उठा के देख ले तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वी कैन से किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ठीक है, द वर्ड सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो सोल का मतलब होता है एक अकेला बंदा, सिंगल बंदा। प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो मतलब ओनर। ठीक है ना, सोल ओनरशिप। Thus, the name itself suggests that there is only one owner. A sole trader is an independent owner of a business. अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की तो वो एक इंडिविजुअल बंदा है जिसके हाथ में ओनरशिप, जिसके हाथ में मैनेजमेंट, जिसके हाथ में कंट्रोल अपने बिजनेस का होता है। यहाँ पे ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग नहीं है, यहाँ पे ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ये तीन की तीनों चीज़ें एक ही बंदे के हाथ में है जिसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। द प्रोप्राइटर हैज़ ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड एनी प्रॉफिट और लॉस मेड। यानी सोल प्रोप्राइटर का पूरा लॉस, पूरा प्रॉफिट, यानी जो भी बिजनेस में हो रहा है वो सोल प्रोप्राइटर ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉफिट हुआ तो पूरा उसका, लॉस हुआ तो पूरा उसका। अभी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सोल प्रोप्राइटर का, जैसे ग्रोसरी शॉप्स है, किराना की दुकान हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, गिफ्ट शॉप्स हो गया, यानी छोटी छोटी दुकान जो हमको अपने एरिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मीनिंग। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इंडिविजुअल इन्वाइट्स इट्स ओन कैपिटल, इन्वेस्ट इज ओन कैपिटल, यूजेस इज ओन स्किल एंड अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वो खुद का बिजनेस सेटअप करता है, खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपनी नॉलेज और अपना स्किल यूज़ करता है और बिजनेस को चलाने का काम करता है। He manage affairs of the business, enjoys the profit and bear the losses on his own. अपने बिजनेस को चलाता है, प्रॉफिट हुआ तो एंजॉय करेगा, लॉस हुआ तो बेयर करेगा और सारा का सारा मैनेजमेंट उसी के हाथ में।
This form of commercial organization is also known as a proprietorship, sole trader, individual entrepreneurship, proprietorship concern और sole trading concern। तो इतनी सारी चीज़ें हम कोई भी एक चीज़ बुला सकते हैं, चाहे सोल ट्रेडर बुलाए, चाहे प्रोप्राइटरशिप बुलाए, चाहे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप बोले, एक ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, दो डेफिनेशन दिए गए, प्रोफेसर जे हैंसन ने दिया है और एक दूसरा है प्रोफेसर जेम्स लुंडी ने दिया हुआ है। दोनों डेफिनेशन देख लेते हैं वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू जे हैंसन, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या बोला गया है? वन मैन बिजनेस बोला गया है। वन मैन शो भी बोल सकते हैं या फिर वन मैन बिजनेस भी बोल सकते हैं। It is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, bearing the risk of the enterprise or the risk of ownership। यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सिंगल बंदा रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल के लिए, रिस्क के लिए और ओनरशिप के लिए। ठीक है, तो ये प्रोफेसर जे हैंसन का डेफिनेशन है। अगर हम बात करें दूसरा डेफिनेशन जेम्स लुंडी का, तो यहाँ पर देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। इनफॉर्मल टाइप इन्होंने बोला है। इनफॉर्मल टाइप मतलब क्या? ऐसा कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड ऐसा कोई मतलब प्रोसीजर या ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को इसी तरीके से बिजनेस करना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। जिसका जैसा मर्जी है वो वैसा अपना बिजनेस कर सकता है। इसके लिए इसको हम लोग इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस बोलते हैं। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस विच इज़ ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन। ठीक है, आप आई होप कि आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया रहेगा। लेकिन अगर आप पहला डेफिनेशन लिखोगे जे हैंसन का तो ये सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फीचर्स की। इंडिविजुअल ओनरशिप, देयर इज़ ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ही इन्वेस्ट ऑल हिज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो वहाँ पर एक ही बंदा है जिसके हाथ में ओनरशिप भी है, जिसके हाथ में मैनेजमेंट भी है, जिसके हाथ में कंट्रोल भी है अपने बिजनेस का। वो अपने बिजनेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉफिट हुआ तो पूरा एंजॉय करेगा, रिस्क हुआ तो पूरा का पूरा वही बैर करेगा। ही ओन ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जितने भी बिजनेस के एसेट्स है सारे उसी के नाम पे होंगे। ही ऑल्सो रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर के सिर के ऊपर रहेगी और सारे लोगों को पे करने का काम करेगा। सॉरी। दूसरा देखिए, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। अ प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस, देयर इज नो बडी टू शेयर इज प्रॉफिट और लॉस। सोल प्रोप्राइटर क्या है? सिंगल बंदा है ना, उसको किसी से कोई चीज़ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। ही एंजॉयज़ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज बियर ऑल द रिस्क। वो अपने बिजनेस का सारा प्रॉफिट एंजॉय करता है और रिस्क होगा तो भी वो पूरा का पूरा वही बेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड वन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ द बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही कैसा है कि यहाँ पर बंदा एम्प्लॉय हो सकता है, खुद ही एम्प्लॉय हो सकता है, अपना बिजनेस से वो खुद एम्प्लॉयड है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट business with small capital and earn for his livelihood. He get a source of income by starting his own business. तो अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो कोई भी अनएम्प्लॉयड बंदा जो है वो उसके पास नॉलेज है, स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो छोटा सा कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और एक सोर्स ऑफ इनकम अपने बिजनेस से के द्वारा बना सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लोकल मार्केट ऑपरेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो ऑपरेशन होता है बहुत लोकल लेवल पे होता है। वो बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं करता, छोटे लेवल पे करता है, जिसको हम लोकल लेवल बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट मैनेजरियल एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। सोल ट्रेडर हैज़ अ लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अगर बिजनेस को लार्ज लेवल पे अगर हमको लेके जाना है तो सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और उसी के हिसाब से एक्सपर्ट मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। ठीक है ना, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास ये दोनों का अभाव होता है। यानी सोल ट्रेडर के पास स्मॉल कैपिटल है और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसके लिए इसका जो बिजनेस होता है वो लोकल मार्केट में ही सिर्फ और सिर्फ रहता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें नो सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का वो बंदा दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है ना,
यहाँ पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल ट्रेडर वो वन एंड द सेम है। अगर सोल ट्रेडर को बीमार हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। और सोल ट्रेडर अगर अच्छी पोजीशन में तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। तो यही होता है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस में ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल जब एक ही बंदे के हाथ में है तो वो सोल ट्रेडर कंसर्न में को नो सेपरेट लीगल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। इन द आइज ऑफ लॉ द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम। अगर कानून की नज़रों में देखें तो सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडर का वो बंदा जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, सोल ट्रेडिंग फर्म और उसका वो जो ऑपरेट कर रहा है बंदा, वो एक ही है, अलग अलग बंदे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। देयर इज़ नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न दी एक्टिविटीज़ ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कोई डिफरेंट रूल्स लॉस और रेगुलेशंस नहीं बनाया गया है कि जिसके थ्रू सोल ट्रेडिंग कंसर्न को रेगुलेट कर सके, गाइड कर सके और ऑपरेट कर सके। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए वो बहुत रिजिड है और उसकी वजह से कंपलसरी भी नहीं है फॉर्म करना। ओनली द टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज हैव टू बी फॉलो। टैक्स लॉ जो टैक्स पे करना है और जो लेबर है जैसे अंडर एज से आप काम नहीं करवा सकते, वो दोनों लॉ एप्लीकेबल है और वो फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की। जो लायबिलिटी है सोल ट्रेडिंग कंसर्न की वो अनलिमिटेड है। यानी अगर बिजनेस में लॉस हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा लॉस हुआ तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का वो बंदा जो है वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ को क्लियर ऑफ करेगा, सेट ऑफ करेगा, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इम्प्लाइज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड द बिजनेस प्रॉपर्टी। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी में जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न है उसका ये कहने का मतलब है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस की प्रॉपर्टी वो अलग नहीं, वो दोनों एक ही है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ और बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही है तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उन लोगों की लायबिलिटी सेट ऑफ करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स की, ठीक है। इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल ट्रेडर may have to be get attached to the business property। ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है ना। हम लोग ये गो थ्रू कर लेते हैं मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, ठीक है ना। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। पहला देखिए क्या है, इजी फॉर्मेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है उसको फॉर्म करना बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ और मिनिमम लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। स्मॉल फीस पे करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा देखिए क्विक डिसीजन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, क्विक डिसीजन ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस का। उसको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जैसा मन करेगा वो वैसा डिसीजन लेगा, जब चाहे वो तब डिसीजन लेगा, ठीक है। ही मे नॉट कंसल्ट एनीवन। वो चाहे तो कंसल्ट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, ठीक है। सोल ट्रेडर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन। कोई सी को वो आंसरेबल नहीं है क्योंकि ओनरशिप उसी के हाथ में, तो वो किसको आंसर करेगा, वो खुद को ही देखेगा जो समझना है उसको। मैनी टाइम क्विक डिसीजन इन बिजनेस प्रूव्स टू बी वेरी प्रॉफिटेबल। सो ए ट्रेडर कैन टेक क्विक डिसीजन एंड गेट मोर बेनिफिट। तो क्विक डिसीजन लेना बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है जिससे कि सोल प्रोप्राइटर को अच्छा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं मैक्सिमम सीक्रेसी की। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। सोल ट्रेडर एक अकेला बंदा है जो बिज़नेस को मैनेज कर रहा है। वो अपनी जो भी बिज़नेस की कंडीशन है, उसका जो प्रॉफिट है या लॉस है या जो भी सिचुएशन में है, उसको किसी को डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें सीक्रेसी की तो सोल प्रोप्राइटरशिप में 100% सीक्रेसी बनी रहती है। यहाँ पर देखिए, सोल ट्रेडर इज़ अ ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, सो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट एंड प्लान्स विद एनी थर्ड वन। कोई ज़रूरत नहीं है उसको किसी के साथ अपने बिजनेस की आइडिया, अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस या कुछ भी जो बिजनेस से रिलेटेड है वो किसी थर्ड पार्टी को डील करे या बताए। देयर इज़ नो नीड टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है उसको पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेडर क्या है, ओनर और मैनेजर है अपने बिजनेस का,
उसको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो उसी का होता है, लॉस भी होता है तो उसी का होता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो जब बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट से मोटिवेट होता है और अच्छी तरीके से बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट मोटिवेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा काम करेगा उतना प्रॉफिट कमाएगा। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप डायरेक्टली मेंटेन होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। बीइंग ओनली डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक डिसीजन एज पर द सिचुएशन। अकेला बंदा है, अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो अपने बिजनेस के अंदर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। यानी वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से डिसीजन लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा चेंज होते रहता है। ही में चेंज द लाइन ऑफ हिज बिजनेस एनी टाइम। बिजनेस का कोई भी लाइन चेंज कर सकता है। अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता था, अब किराना की दुकान में स्विच कन्वर्ट कर दिया, अभी दाल चावल वगैरह बेच रहा है। ही चेंज हिज बिजनेस पॉलिसीज इफ़ रिक्वायर्ड। वो अपनी बिजनेस पॉलिसी भी चेंज कर सकता है अगर उसको लगेगा ज़रूरी तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, लोअर कॉस्ट। सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, ही कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ही ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द वेस्टेज विच रिजल्ट इनटू द लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। सोल ट्रेडर वो मैनेजर है, तो यहाँ पर वो जितनी भी एक्टिविटी है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। और अगर अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर रहा है तो वो ये ज़रूर देखेगा कि मिनिमम वेस्ट हो, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो आउटपुट का हो, मिनिमम वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एफिशिएंसी की। सोल ट्रेडर एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज इन द बिजनेस। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो ये देखेगा कि मैं इस प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए रिडक्शन इन वेस्टेज ज़रूरी है। ही अवॉइड वेस्टेज लाइक मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट। ये सारी चीज़ें वो बचाने के लिए सोचेगा। हाँ, ठीक है, तो ये थे बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस। ठीक है ना, फ़ायदे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। नीचे देख लेते हैं, डीमेरिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, डीमेरिट्स मतलब क्या है, नुकसान। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी है। क्या है, सबसे पहले है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या, बहुत कम पूंजी है उसके पास, उसको जितना पूंजी चाहिए उसके पास उतना नहीं, बहुत कम पूंजी है उसके पास। ठीक है, सोल ट्रेडर इज़ अ सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी फॉर रेजिंग द कैपिटल इज़ लिमिटेड। अकेला संभाल रहा है, लेकिन मार्केट से पैसा उठाना, बैंक से पैसा उठाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाना बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसके लिए, उठा सकता है वो। ठीक है ना, ही में आस्क कैपिटल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बैंक्स एक्सेट्रा। सच सोर्स आर ऑल्सो लिमिटेड। वो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या बहुत ज़्यादा तो बैंक से पैसे मांगेगा। उसका सोर्स ऑफ कैपिटल भी लिमिटेड है और अमाउंट ऑफ कैपिटल भी बहुत स्मॉल है। ठीक है ना, सो दैट इज़ अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। इसके लिए उसके पास डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस बोला या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बोला तो काफ़ी वी कैन से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है उसके पास, क्योंकि पैसे नहीं है तो कैसे एक्सपैंड करेगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अ सोल ट्रेडर हैज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल बिजनेस, ही मे नॉट गेट प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सोल ट्रेडर है, अपना बिजनेस चला रहा है, ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब उसके हाथ में। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए सोल ट्रेडर के पास वो नहीं होती, जैसे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कभी कभी ये चीज़ें ना होने की वजह से ना बिजनेस में कभी कभी चीज़ें वो संभाल नहीं पाता है। He may not have expert managerial and organizing ability. Due to the limited capital, he may not appoint managerial staff. उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है और के लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से वो अपॉइंट भी नहीं कर पाता है बंदों को, जिसके वजह से इसका जो बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं एक रिस्क होता है लॉस का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड वाला। देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब क्या, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस की प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड द बिजनेस प्रॉपर्टी। अगर एक बार लॉस हो गया तो बिजनेस प्रॉपर्टी अगर सफिशिएंट नहीं है लॉस की भरपाई करने में, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करना पड़ेगा। हिज बिजनेस लाइबिलिटीज़ नीड टू बी पेड बाय सेलिंग हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी की। अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी है, बिजनेस की स्टेबिलिटी है, बहुत वीक है यहाँ पर।
एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल ट्रेडर। अगर धंधा तब तक चलेगा जब तक सोल ट्रेडर सही सलामत है। डेथ हो गया, बंदा पागल हो गया, मर गया, गुम गया, ठीक है, तो उसका सीधा असर उसके बिजनेस पे पड़ेगा, यानी बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, देखिए लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन, बट सोल ट्रेडर इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ हिज बिजनेस सच एज बाइंग, सेलिंग, अकाउंटिंग एक्सेट्रा. He has to play multiple roles, so it is said that he is a jack of all trades, master of none. जैसे हम बात करें स्पेशलाइजेशन की बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, डिवीजन ऑफ वर्क, हर काम के लिए अलग अलग बंदे को अपॉइंट करो तो जाके प्रॉपरली मैनेजमेंट में एफिशिएंसी आती है। लेकिन अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें तो सोल ट्रेडर क्या है, सिंगल बंदा है जो ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है, यानी वो हर एक काम, चाहे वो बाइंग हो, सेलिंग हो, अकाउंटिंग हो, जो भी, वो खुद ही मैनेज कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो उसका जो रोल है वो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है एक साथ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर काम में एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर ये लिखा गया है, ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी वो हर चीज़ मैनेज कर रहा है लेकिन एक भी चीज़ का मास्टर नहीं है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बाइंग सेलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, एक बोला जा सकता है। तो उसके बाद देखिए नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल, जनरली ही ऑपरेट इन द लोकल मार्केट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ वन मैन शो, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड सर्टन लिमिट। अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो सिंगल बंदा है, स्मॉल लेवल पे बिजनेस करता है, लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है, वन मैन शो बोला जा सकता है, बिजनेस है उसका। अगर मैं बात करूँ वो लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाए तो ये बहुत ही लिमिटेड है, लेवल ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ा सकता क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है उसके बिजनेस के, ठीक है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हो तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आपको और लोग चाहिए, और बंदे चाहिए, और उस तरीके से आपको बिजनेस करना है, ठीक है। तो ये था वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट कंसेप्ट सोल ट्रेडिंग कंसर्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।